हेलो एवरीवन, मैं मुमताज गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5 और ये 8th क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 है और ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर 6 दे रखे हैं। ठीक है, तो हम तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो हम चैप्टर 5 ही करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बोर्ड पे अच्छे से समझा दिया था, है ना। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने आपको नहीं समझाया है। आपको आप पिछली वीडियो में देख लेना। मैंने सारा कुछ ये जो था, जितना भी मैंने आगे स्क्रॉल किया है, वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के क्या क्या प्रतिरूप है, हम वो देखेंगे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। देखिए, हर देश की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो अलग अलग है, और जो जनसंख्या है वो क्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। देखो, केन्या में क्या है, आगे भी आप इस चैप्टर में देखेंगे तो इन्होंने केन्या जो देश है उसके बारे में काफी कुछ बता रखा है, जनसंख्या के बारे में। तो उनकी जनसंख्या दर कैसी है, ऊंची है, मतलब बहुत ज्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, बहुत ज्यादा है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर ही उच्च है। जो केन्या है उसमें जन्म भी बहुत ज्यादा बच्चे लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, मृत्यु भी होती है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है। अब हर देश में क्या है, सुधार चल रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारे देश में भी आप देखेंगे तो ज्यादातर बीमारियों के इलाज है हमारे देश में। तो क्या इससे क्या है, जब आपको स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, टाइम पे आपको ट्रीटमेंट मिलता है और सही ट्रीटमेंट मिलता है, तो आपकी जो मृत्यु दर है, मतलब जो लोग बीमारियों से जो मर जाते हैं, उनकी जो दर है वो काफी हद तक कम हो जाती है। अब जैसे हमारे ही देश में ज्यादातर सभी चीजों का इलाज होता है, तो उसकी वजह से क्या है, मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। मतलब बीमारियों से तो बहुत कम लोग मरते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। देखिए, अगर किसी देश में पहले 10 बच्चे जन्म ले रहे थे, मान लीजिए एक दिन में कितने 10 बच्चे जन्म ले रहे थे, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही। नर्सरी वगैरह में रखते हैं ना बच्चों को, सामान्य भाषा में बोलते हैं कि मशीन में रखा हुआ है बच्चा, और उसकी तबीयत खराब है, उसको सांस लेने में दिक्कत है या किसी भी तरह की दिक्कत है। तो पहले क्या था, इन 10 बच्चों में से लगभग लगभग 4 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, तो अब कितने, लगभग लगभग 9 बच्चे इसमें से जीवित रह रहे हैं। तो पहले कितने जीवित रह रहे थे, 6। ठीक है, और अब कितने रह रहे हैं, 9। तो जन्म पहले भी 10 ले रहे थे, जन्म अब भी 10 ले रहे हैं, लेकिन पहले जी रहे थे 6 और अब जी रहे हैं 9। तो इसका मतलब यह है कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अब ज्यादा है। ठीक है, अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि यूएसए की बात चल रही है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम उसको ही बोलते हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंदी है। देखिए, वहां पे क्या है, निम्न जन्म दर, यानी कि बच्चे बहुत कम जन्म ले रहे हैं, और मृत्यु दर के कारण, मतलब वहां पर बच्चे भी कम जन्म लेते हैं और मृत्यु दर भी कम है। तो इसके कारण से क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर मंदी हो गई है। देखो, सबसे जो मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि का, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि आपके देश में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी सुविधा हो या ना हो, अगर बच्चे कम जन्म लेंगे तो वहां की जनसंख्या ऑटोमेटिक कम होती रहेगी।
ठीक है, इसमें देखो अलग अलग जनसंख्या को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। अति उच्च मतलब जहां पर बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है 3% या उससे अधिक, तो उनको देखो डार्क में दिखाया गया है। और जहां पर उच्च हो रही है वहां पे देखो 2.9% जहां पर हो रही है, और वहां को इस तरह से गुलाबी गुलाबी दिखाया गया है। और एक आदर्श जो हो रही है 1.9%, उस पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो आप एक बार मैप को देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, है ना। और सबसे जो आदर्श मानी जाती है वो मानी जाती है 2.1%। ठीक है, कौन सी मानी जाती है? 2.1%। तो 2.1% होती है वो सबसे अच्छी जन्म दर मानी जाती है। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि आज हर व्यक्ति एक ही बच्चा पैदा करे, ठीक है, मतलब एक विवाहित जोड़ा एक बच्चा पैदा करे, तो हमारी जो जनसंख्या एक टाइम में बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वो भी चीज एक गलत हो जाएगी। जब जनसंख्या काफी कम हो जाती है तो मानव संसाधन क्या है? कम हो जाता है। मैंने आपको मानव संसाधन के बारे में बताया, तो क्या होता है? मानव संसाधन कम हो जाता है तो देश की ग्रोथ नहीं होगी। मतलब अगर जनसंख्या कम होगी, मान लीजिए आज जो आज आज के परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए 2023 में युवाओं की संख्या यानी कि 20 से 25 साल के 15 से और 59 साल के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है मान लीजिए वो 20 लाख है। ठीक है, लेकिन अगर हर व्यक्ति केवल एक ही बच्चा करेगा, ठीक है, तो 20 साल बाद क्या होगा? वो 20 साल या 30 साल बाद वो जनसंख्या चौथाई रह जाएगी। ठीक है, आज के मुकाबले चौथाई रह जाएगी, क्योंकि आज ज्यादातर के 2 बच्चे हैं, कई लोगों के पास 3 भी हैं और कई लोगों के पास 4 भी हैं। तो मतलब मिनिमम हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि कम से कम लोगों के पास 2 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 तक मतलब होते हैं हमारे देश में। लेकिन अगर एक ही बच्चा करने लगेंगे तो क्या जनसंख्या दर काफी कम हो जाएगी। अब जनसंख्या अगर कम हो जाएगी तो उसके भी बहुत सारे नुकसान है। ठीक है, अगर युवा कम हो जाएंगे, देखो बुढ़े लोग तो रहेंगे क्योंकि वो उन्होंने तो जन्म 50-60 साल पहले लिया है ना, तो उनकी जनसंख्या तो उतनी की उतनी है ही। ठीक है, जो बुढ़े लोग हैं वो तो उतने ही है, लेकिन जो नई जनरेशन है जो आज जन्म ले रही है वो क्या है? वो कम है। जब उन बुढ़े व्यक्तियों को सहारे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उनको डॉक्टर की भी जरूरत है, उनको नौकर की भी जरूरत है, उनको ड्राइवर की भी जरूरत है, तो वो सारे जो संसाधन चाहिए उनको, वो कहाँ से आएंगे अगर नई जनरेशन नहीं होगी? तो इसलिए अब देखिए चीन ने क्या किया, 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे वहां पर वो लोग जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वहां पर जनसंख्या इतनी तीव्र गति से कम हो गई कि मतलब बहुत ज्यादा कम हो गई। अब वो क्या है, अब उन्होंने अपने देश में ये छूट दी है कि एक व्यक्ति 3-4 बच्चे पैदा कर सकता है। अब वहां पर एक बच्चा पैदा करने का चलन नहीं है। अब क्या वहां पर 3-4 बच्चे आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर 1-2 बच्चे नहीं, जितने ज्यादा आप बच्चे पैदा कर सको आपको उतना ही ज्यादा डोनेशन मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से छूट देती है, बहुत सारी सुविधाएं देती है अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करते हो तो। क्योंकि वहां की जो जनसंख्या है वो काफी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि वहां पर उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए 1 चाइल्ड नीति लेके आए। तो मतलब एक विवाहित जोड़ा एक बच्चा पैदा करेगा, वो वाली लेके आए, तो उससे क्या है जनसंख्या काफी हद तक कम हो गई। और कोरोना में तो बहुत ज्यादा ही कम हो गई है यूरोप कंट्री के, तो क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग मरे हैं। ठीक है, एशिया के लोग कम मरे हुए हैं, लेकिन वहां पर जो यूरोप है वहां पर ज्यादा लोग मरे हैं, तो उसकी वजह से जो जनसंख्या वो काफी कम हो गई है। तो मतलब ये है कि जनसंख्या को संतुलन में रखने के लिए जनसंख्या की जो जन्म दर है वो 2.1 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक विवाहित जोड़े को कम से कम 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा 20-30 साल बाद युवाओं की कम हो जाएंगे युवा, क्योंकि जो आज जन्म लेंगे वो 20 साल बाद युवा होंगे। ठीक है, तो 20 साल बाद की आपको कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 20 साल बाद जो काम है वो कौन करेगा। यानी कि अगर आज बच्चे मतलब जितने बच्चे 30 साल बाद काम के लिए चाहिएंगे, अगर उतने बच्चे आज जन्म नहीं लेंगे तो क्या है, हमारा देश कमजोर हो जाएगा। कहाँ से सैनिक आएंगे? बुढ़े लोगों को थोड़ी सेना में भर्ती करेंगे। कहाँ से सैनिक आएंगे? कहाँ से ड्राइवर आएंगे? कहाँ से घर में काम करने वाले लोग आएंगे? क्योंकि बुढ़े लोग तो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको सारी सुविधा देने के लिए कहाँ से आएंगी चीजें? कहाँ से आएगा मानव संसाधन? तो उसका क्या है,
ये हर देश को अपने हिसाब से संतुलन बना के रखना होता है कि उस देश में कितने जनसंख्या वृद्धि दर, उन्हें मतलब अपने हिसाब से सब देश रखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या संगठन क्या होता है। अब पहले हम जनसंख्या संगठन का मतलब जान लेते हैं। तो देखिए जनसंख्या संगठन का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को उनके विविध विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, यानी कि जो जनसंख्या उसकी जो विशेषता है उनके आधार पर उनको क्या है अलग अलग करना है, या जनसंख्या की तुलना का अध्ययन करना है। और जनसंख्या संगठन को ही हम क्या बोलते हैं, जनांकीकी संरचना भी बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या संगठन को क्या बोलते हैं, जनांकीकी जनांकीकी संरचना भी बोलते हैं। ठीक है, जनांकीकी संरचना भी बोलते हैं जनसंख्या संगठन को। अब देखिए ये किस आधार पर होता है जनसंख्या संगठन, तो देखिए ये होता है जनसंख्या आयु के आधार पर। देखो जब जनगणना होती है, आपने मोस्टली पढ़ा होगा जनगणना कि 2011 के अनुसार पुरुषों की संख्या इतनी, स्त्रियों की संख्या इतनी, पढ़े लिखों की इतनी, ठीक है, रोजगार मतलब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी इतनी, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं उनकी इतनी। तो ये सब क्या है, ये जनसंख्या संगठन है, मतलब जनसंख्या को उसकी विशेषता के आधार पर वर्गीकृत कर दिया है अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है, अब जैसे बिहार में जातीय जनगणना चल रही है, मतलब किस जाति के कितने लोग हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से पद पर हैं, तो इस तरह से जनगणना चल रही है। तो वो क्या है, वो एक तरह से जनसंख्या संगठन ही है। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ भी अब होगी जनगणना 2022 और 21 में, कोरोना की वजह से नहीं हुई थी लेकिन अभी होगी रिसेंटली में। देखते हैं 2023 तो अब जाने ही वाला है, शायद 24 या 25 में हो। तो वो इस आधार पर ही होती है कि स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इस एज के ग्रुप के बच्चे कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। तो उससे पता चलता रहता है कि देश में क्या है, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़के हैं, क्योंकि जब विवाह के लिए लड़की और लड़का दोनों होने जरूरी है। तो मतलब वो जो एक तरह से जो व्यवस्था है वो देश को पहले से देखनी होती है, इसलिए ये जनसंख्या की जनगणना कराई जाती है कि हमारे देश में कितने युवा हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं। इन सब चीजों को देखते रहेंगे तो क्या होगा, अगर जैसे विवाह वगैरह होगा बाद में, जब जो आज की जनरेशन है वो 25 साल बाद शादी करेगी या 20 साल बाद वो शादी करेगी, तो उतने ही लड़के होने चाहिए, उतनी ही लड़कियां होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलेंगी कि हमारे देश की जनसंख्या किस हिसाब से चल रही है, वो चलेगी हमें जनसंख्या संगठन से। ठीक है, आई होप कि आपको जनसंख्या संगठन समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है अंदर। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे हमारे भारत में बोल दिया जाता है ना कि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए सुविधाएं कम है, और कितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी कम पड़ जाती है, ऐसा कुछ बहाना दिया जाता है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देश की जनसंख्या ज्यादा है तो आप अपने देश की जनसंख्या को ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ और अच्छे से अच्छा उनको संसाधन बनाओ। ठीक है, जब ज्यादा पढ़ेंगे तो क्या है, वो एक अच्छा संसाधन बन जाएंगे जो काम करेंगे। ठीक है, और काम करेंगे तो क्या है, देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि काम करेंगे तो देश अमीर होगा, है ना। अब देखिए घर कैसे अमीर होता है, कोई भी परिवार कैसे अमीर होता है, जब उसके बच्चे, मान लीजिए उसके घर में 4 बच्चे और चारों कमा के लेके आ रहे हैं, तो क्या है, वो उस घर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए एक परिवार में दो अम्मा बाबा हैं, ठीक है, 2 माता पिता हैं और उनके बस एक ही संतान है, अब और वो चारों खाली बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, वो कुछ काम नहीं कर सकते। अब क्या है, उनकी एक ही संतान है, मान लीजिए एक ही लड़का है घर में, अब वो कितना भी कमाए लेकिन वो घर इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि उसको 4 लोगों को खिलाना है। लेकिन अगर दूसरे घर में देखें तो उसमें 4 लोग हैं और मतलब 4 लोग बुजुर्ग हैं और 4 ही लोग जवान हैं, तो वो 4 लोग जब कमा के लाएंगे तो घर आगे चलेगा। मान लीजिए 1 या 2 व्यक्ति घर का खर्च चलाएंगे, बाकी के 2 व्यक्ति क्या है, घर के को आगे बढ़ाएंगे, मतलब प्लॉट मकान ये सब खरीदेंगे। तो क्या है, जनसंख्या का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि किस देश की जनसंख्या कितनी है, पर फर्क इस चीज में पड़ता है कि उन्होंने अपनी जनसंख्या को किस हिसाब से सुविधाएं दी हैं, मतलब किस हिसाब से उनको पढ़ाया है,
स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, ये सारी चीज बहुत मायने रखती है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। जापान क्यों ज्यादा विकसित है बांग्लादेश से? क्योंकि बांग्लादेश में क्या है, वो लोग अपनी जो नई जनरेशन है उसके ऊपर पैसा कम खर्च कर रहे हैं। मतलब उनको पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनको डॉक्टर की अच्छी सुविधा नहीं है, उनको खान पीन की अच्छी सुविधा नहीं है, लेकिन जापान ने इन चीजों पर काफी ध्यान दिया है। ठीक है, वहां पे बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको हेल्दी रहने के लिए क्या चीज खानी है। वहां पे जंक फूड ना के बराबर दिए जाते हैं बच्चों को। मतलब रेहड़ी पटरी पे ये जो यहाँ पर सामान मिलता है, कोई गोलगप्पे खा रहे हैं, कोई टिक्की खा रहा है, ये सारी चीज वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से बैन है। स्कूल के आसपास नहीं बिकती हैं। बच्चे इतनी गंदी चीज नहीं खा सकते हैं। वहां पर क्या है, हेल्दी फूड ही खाते हैं और बचपन से ही ये चीज सिखाई जाती है उनको, जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या है, जापान बहुत आगे है। देखो जापान में कोई संसाधन नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या है, अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया है, इस लायक बना दिया है कि वो अपनी तरक्की कर रहे हैं, अपने परिवार की तरक्की कर रहे हैं, प्लस देश की तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए लोगों की आयु, लिंग, साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है पढ़े हुए, कितने लोग शिक्षित हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं साक्षरता, है ना। जितने लोग पढ़े होते हैं उनको साक्षर बोलते हैं, और जो लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं उनको बोलते हैं निरक्षर। ठीक है, तो स्वास्थ्य, दिशाएं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखो सभी लोग भिन्न होते हैं, ये तो बात सही है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। मैंने यही बताया ना आपको ऊपर, क्या बताया, जनसंख्या जो संगठन है वो क्या, जनसंख्या की संरचना को बताता है। यानी कि कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, ये सारा कौन बताता है, जनसंख्या संगठन भी बताता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, और वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, और स्वास्थ्य दिशाएं क्या है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि। अब रुचिकर विधि कौन सी है, जनसंख्या पिरामिड। देखिए जनसंख्या पिरामिड से क्या है, हम ये देखते हैं कि जनसंख्या की संरचना कैसी है। ठीक है, अभी मैं आगे आपको चित्र से समझाऊंगी। जिससे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब देखिए, आप देख लीजिए एक बार। अब देखिए जनसंख्या का पिरामिड है, ये जनसंख्या पिरामिड है, इसमें क्या दिखाया गया है, देखिए इतने सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं। ये जो नीचे वाली है ना, ये इतने सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं। ठीक है, और जो 85 तक जा रहे हैं वो केवल इतने से लोग जा रहे हैं। जन्म कितना ज्यादा ले रहे हैं, और 85 तक कितने जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं। और जो अच्छी जनसंख्या है, जो देश के काम आने वाली संख्या है, वो कितना होता है, वो होता है 15 से, ठीक है, 15 से 65 आयु वर्ग के जो लोग होते हैं ना, वो सबसे अच्छी जनसंख्या होती है। इसका मतलब उनको दूसरे लोगों की मदद की कम जरूरत है, वो खुद कुछ कमा सकते हैं, देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। अब देखिए इतने जो मतलब ये जो दिखाया गया है इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में, ये जो दिखाया गया है ये काम करने वाली लोग हैं। ठीक है, ये क्या है, दूसरों को सुविधा देने वाले लोग हैं, ये देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो जिस देश में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, जिस देश में इस वाले एरिया के लोग ज्यादा होंगे, यानी कि 15 से 65 वर्ष के व्यक्ति ज्यादा होंगे, उस देश की तरक्की उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जन्म दर ज्यादा होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मतलब इतने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो क्या 15 साल तक वो बच्चा कुछ काम नहीं करेगा, और 65 साल के बाद भी वो कुछ काम नहीं करेगा। अगर किसी देश की जनसंख्या मान लीजिए यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों ने तो 65 वर्ष पहले जन्म लिया है ना, तो ये तब की जनसंख्या ज्यादा है, तो वो देश क्या है, वो बूढ़ा देश है, वो उसकी तरक्की बहुत कम होगी, क्योंकि ना तो ये लोग काम करेंगे और ना ही ये लोग काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों लोग काम नहीं करेंगे। अगर सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है देश को, वो इस वाली जनसंख्या की होती है, मतलब जो 15 वर्ष से और 65 वर्ष
की आयु तक के जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है देश को। अगर ये वाले हैं, मान लीजिए जो बूढ़े लोग हैं, जो 65 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, या जो जीरो से मतलब जन्म से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनकी देश को जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको सुविधाएं चाहिए। वो सुविधाएं कुछ देते नहीं है देश को, उनको उल्टा सुविधाएं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अभी मैं आपको केन्या के बारे में बता रही थी, तो केन्या का पिरामिड दे रखा है ये। ठीक है, देखो केन्या में क्या है, जन्म दर बहुत ज्यादा है जन्म दर बहुत ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा है। क्योंकि देखिए, जो लास्ट तक व्यक्ति जीवित रह रहे हैं, मतलब 75 तक जीवित रह रहे हैं, वो कितने से लोग रह रहे हैं। ठीक है, और जन्म कितने सारे ले रहे हैं, इतने सारे लोग जन्म ले रहे हैं, और जीवित कितने से रह रहे हैं, बस इतने से लोग जीवित रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। अब देखिए, यह जन्म के स्तर को दर्शाता है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक, मैंने बताया ना, ये ऊपर का क्या है, 65 वर्ष से अधिक। तो इसमें क्या है, देखिए बहुत थोड़े से लोग हैं इसमें। और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है। देखो आश्रित कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया ना, युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम, मतलब 15 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, एक तरह से जनसंख्या के जो बच्चे हैं, 1 से 14 साल के जो बच्चे हैं, वो भी एक तरह से क्या है, आश्रित जनसंख्या है। मतलब दूसरों पर निर्भर है, वो दूसरे खाने को देंगे, पीने को देंगे, वो जो उनके लिए करेंगे वो उन पर निर्भर है। और वृद्ध लोग भी क्या है, आश्रित है, यानी कि 65 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोग भी क्या है, आश्रित होते हैं, क्योंकि वो कुछ काम तो कर नहीं सकते, तो उनके बच्चे उनको जो सुविधाएं देंगे उन पर ही वो निर्भर होते हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु, यानी कि 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। यानी कि ये जो जनसंख्या होती है, मैंने बताया ना कि ये जनसंख्या सबसे अच्छी होती है देश की प्रगति के लिए, क्योंकि ये जो जनसंख्या होती है ये काम करती है। ठीक है, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची हैं, आधार पर चौड़ा होता है और ऊपर तीव्र से सकरा होता है, जैसे ये वाला है, जिसमें जन्म दर भी ज्यादा है। देखिए जन्म दर कितनी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है, यानी कि जो लास्ट में जो लोग बच रहे हैं 75 वर्ष तक, वो कितने से बच रहे हैं। तो इसमें क्या है, जनसंख्या का क्या है, संतुलन बना रहता है, क्योंकि अगर लोग ज्यादा जन्म ले रहे हैं तो मर भी ज्यादा रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो रही है। देखिए इतने सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, मान लीजिए 20 बच्चे जन्म ले रहे हैं, और उन 20 बच्चों में क्या है, कितने मर जाते हैं, 15 साल तक। देखिए इतने से लोग रह जाते हैं, मान लीजिए 6, मतलब 20 में से 12 लोग ही जीवित रह रहे हैं बस। ठीक है, और आगे जाके ये मृत्यु दर बढ़ती ही जा रही है, मतलब ये जितना ऊपर जा रहा है उतने लोग क्या है, ये जो खाली है ना स्थान, ये इतने लोग मर गए हैं। ठीक है, ये लोग जन्म ले रहे हैं, नीचे जो पूरा भरा हुआ है, और ये जो जितना खाली होता जा रहा है साइड साइड में, ये क्या है, लोग मरते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड में दर्शाया गया है। ये मैंने आपको समझाई दिया। नेक्स्ट देखते हैं। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है। मैंने बताया ना, ये वाला युवा आयु वर्ग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, यानी कि 15 से 65 साल के जो लोग हैं उनका चौड़ा होता है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं। ठीक है ना, यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। देखिए भारत का जो पिरामिड है वो ये इस तरह का है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना 15 से 65 वाला, ये ज्यादा चौड़ा है भारत का पिरामिड। ठीक है, इसलिए क्या है, भारत एक मजबूत देश है ना, युवा देश है, क्योंकि यहाँ पे युवा जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन भारत ने क्या किया है, अपने जो जनसंख्या है, जो अपने युवा हैं बच्चे, उनको शिक्षा पर कम ध्यान दिया जा रहा है। इसकी वजह से क्या है, देश पिछड़ रहा है।
अगर युवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, सभी युवा अगर पढ़े लिखे हों, तो क्या होगा, हमारा जो देश का विकास है वो बहुत तीव्र गति से हो जाएगा। अभी भी हो रहा है, बहुत अच्छी गति से हो रहा है हमारा देश का विकास, लेकिन इससे भी तेज गति से हो जाएगा। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षतः अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। श्रम शक्ति है मतलब जो श्रम करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, वो कौन से आयु वर्ग के करेंगे, 15 से 65 वर्ष के बच्चे करेंगे या युवा करेंगे। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों के आधार पर पिरामिड सकरा है। देखिए यहाँ जन्म कम ले रहे हैं, ठीक है, जन्म कम ले रहे हैं, लेकिन युवा कितने ज्यादा हैं, यानी कि जो बच्चे हैं जन्म तो कम ले रहे हैं, लेकिन जब वो युवा होते हैं तो वो भी तो 2 बच्चे अपने पैदा करेंगे, तो क्या है यहाँ पर वो जो है जो युवा जनसंख्या है वो ज्यादा है, ठीक है, और आते आते यहाँ कम हो जाती है। कुशल, उत्साही और आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। कैसे भविष्य होते हैं, जो कुशल होते हैं, यानी कि उनको कोई भी काम करने की कला आती है। उत्साही होते हैं, यानी कि वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कुछ काम करने के लिए। आशावादी होते हैं, यानी कि उनकी जो सोच होती है वो पॉजिटिव होती है कि हाँ हम कर सकते हैं, है ना, उस तरह की सोच होती है। जो आलसी और बेकार लोग होते हैं ना, उनकी सोच होती है हम नहीं कर पाएंगे, हम कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, हमारे बस की ही नहीं है। तो वो वाले क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं और अनाशावादी होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो देश के लोग हैं वो इस तरह के ही हैं, कुशल भी हैं, उत्साही भी है, मतलब हर युवा ये चाहता है कि उसको काम मिले, ठीक है। आंदोलन वगैरह भी करते हैं, भाई हमें रोजगार दो, हमें कुछ काम दो, सरकार से काम मांगते हैं। तो आशावादी भी हैं, और हमारे जो युवा है वो क्या है, सकारात्मक सोच वाली है। हम भारतवर्षीय भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। मतलब कौन सा संसाधन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ देश में, मानव संसाधन। बहुत सारे व्यक्ति हैं, अगर उनको हम कुशल कर दें काम करने में, तो वो बहुत सारे काम करेंगे और उससे क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक ही शिक्षित करना चाहिए। देखो ये मैं पूरे चैप्टर में यही कहती आई हूँ कि कि क्या करना है, सरकारों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करना है, ठीक है। और देखिए जापान का पिरामिड है, इसको हम बोलते हैं घंटीनुमा, यानी कि नीचे से थोड़ी चौड़ी कम चौड़ा होता है और बीच में से ज्यादा चौड़ा होता है। घंटी ऐसी होती है ना, कैसी होती है घंटी, इस तरह से होती है। देखो मंदिर में घंटी इस तरह से होती है ना, और यहाँ पे ऐसे कुछ लगा होता है, तो ये क्या होता है, घंटीनुमा होता है। तो ये जो जापान का पिरामिड है, कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो ये कैसा है, घंटीनुमा है, ठीक है, ये कैसा है, घंटीनुमा पिरामिड है। और अगर आपसे केरनिया का पूछा जाए तो ये कैसा है, त्रिभुजाकार का है। आपके सिलेबस में 2 ही दिए हैं, तो आप 2 ही ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। और आज ये हिस्ट्री खत्म हो गई है आपकी, इसकी क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगी 1-2 दिन में, क्वेश्चन आंसर बना के आपकी इस चैप्टर में से। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैंने हर क्वेश्चन आंसर वाली की भी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, और ये जो क्या है, ये जो मैं थ्योरी आपको करा रही हूँ इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। तो 6 to 8 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस इसकी अलग है, और दूसरी जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज की प्लेलिस्ट अलग है। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आपको आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अब ये ज्योग्राफी का खत्म हो गया है 6 to 8 का, तो अब मैं आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करूंगी, ठीक है। हिस्ट्री स्टार्ट करूंगी 8 क्लास से, ठीक है। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ जरूर से लाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।